हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप यूट्यूब पर नए हो या वीडियोस बना रहे हो लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं सिर्फ 8 सिंपल चैप्टर में बताऊंगा कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनानी है, लाखों से लेकर मिलियन व्यूज तक कैसे पहुंचना है, पैसे कैसे कमाने हैं और सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो 90% क्रिएटर करते हैं। अगर आपने ये 8 चैप्टर ध्यान से फॉलो कर लिए तो आपका यूट्यूब का सफर बहुत इजी हो सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आप काफी समय से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो सच कहूँ तो अभी से बेहतर मौका शायद ही फिर कभी आपको मिले। बहुत से लोग यही सोचते रहते हैं कि काश मैंने कुछ साल पहले शुरुआत कर ली होती जब कंपटीशन कम था, और इसी सोच के कारण वे कभी पहला कदम ही नहीं उठा पाते। लेकिन जरा इस बात पर गौर करिए, आप इस साल भी हजारों नए क्रिएटर अपनी जर्नी शुरू करेंगे। उनमें से कई लोग आने वाले महीनों में अच्छी ग्रोथ भी हासिल कर लेंगे। और अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं की तो कुछ समय बाद आपको फिर से यही लगने लगेगा, काश मैंने 2026 में ही शुरू कर लिया होता। असलियत ये है कि यूट्यूब लगातार बढ़ रहा है। करोड़ों लोग हर महीने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हर साल नए दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि नए क्रिएटर के लिए आज भी अवसर मौजूद है। इसलिए सही समय का इंतजार करने के बजाय शुरुआत करना ज़्यादा जरूरी है। यूट्यूब सिर्फ वीडियो अपलोड करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ऐसा माध्यम है जो आपको अपनी पहचान बनाने, नई स्किल्स सीखने और एक अतिरिक्त इनकम सोर्स तैयार करने का मौका देता है। कई लोगों ने इसे एक हॉबी के रूप में शुरू किया था, लेकिन बाद में यही उनका फुल टाइम करियर बन गया। कंटेंट बनाते बनाते आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है जब आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखते हो। अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्किल भी मजबूत होती है। ये सभी चीज़ें सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। अगर हम यूट्यूब शुरू करने के हर फायदे पर चर्चा करने लगेंगे तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस चीज़ को जो किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इस पूरे यूट्यूब गेम के सबसे मेन हिस्से की, यानी यूट्यूब एल्गोरिदम की। अगर आप इसे सही तरीके से समझ गए तो आगे की पूरी जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले ये समझ लो कि यूट्यूब का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि एल्गोरिदम सिर्फ बड़े क्रिएटर को प्रमोट करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यूट्यूब का असली लक्ष्य है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। हर दिन लाखों वीडियो अपलोड होती हैं, ऐसे में यूट्यूब को ये तय करना पड़ता है कि किस व्यक्ति को कौन सी वीडियो दिखाई जाए। अगर हर किसी को रैंडम वीडियो दिखा दी जाए तो शायद लोग प्लेटफॉर्म छोड़कर चले जाएं। इसलिए एल्गोरिदम हर यूजर की पसंद को समझाने की कोशिश करता है। मान लो कि कोई व्यक्ति लगातार स्टडी ब्लॉग देखता है, वे उन पर वीडियो पर क्लिक करता है, उन्हें लंबे समय तक देखता है और कभी कभी लाइक या कमेंट भी करता है। ऐसे में यूट्यूब समझ जाता है कि उस व्यक्ति को इस तरह का कंटेंट पसंद है, फिर अगली बार उसे उसी कैटेगरी से जुड़ी और वीडियो दिखाई जाती हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है कि एल्गोरिदम ये फैसला कैसे करता है कौन सी वीडियो आगे बढ़ाई जाए। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जो देखा जाता है। पहला फैक्टर है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेटेल। जब यूट्यूब किसी वीडियो का थंबनेल और टाइटल लोगों को दिखाता है और उनमें से कितने लोग उस पर क्लिक करते हैं, उसी का परसेंटेज CTR है। अगर ज़्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पैकेजिंग मजबूत है। और दूसरा फैक्टर है वॉच टाइम, यानी लोग आपकी वीडियो कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति वीडियो शुरू होते ही बंद कर देता है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर दर्शक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं तो एल्गोरिदम को लगता है कि वीडियो इम्पोर्टेंट या मनोरंजक है। और तीसरा फैक्टर इसमें लाइक, कमेंट, शेयर, ऑडियंस एंगेजमेंट। इसमें लाइक, कमेंट, शेयर और अन्य इंटरेक्शन शामिल होते हैं। जब लोग आपके वीडियो के साथ एक्टिवली जुड़ते हैं तो वह एल्गोरिदम के लिए एक पॉजिटिव संकेत होता है। इन सभी सिग्नलों के आधार पर यूट्यूब ये डिसाइड करता है कि किन वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इसी वजह से आपको अक्सर ऐसे वीडियो दिखाई देंगे जिनमें आकर्षक थंबनेल, मजबूत हुक और अच्छा रिटेंशन होता है, क्योंकि वे दर्शकों को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने में मदद करते हैं।
अब एक और ज़रूरी बात समझ लो, आपको इंटरनेट पर अक्सर ये सुनने को मिलेगा कि एल्गोरिदम बदल गया है या अब सिर्फ इसी तरह की वीडियो चलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यूट्यूब का मूल उद्देश्य वर्षों से लगभग एक जैसा ही है। दर्शकों को वही कंटेंट दिखाना जिसे वे देखना चाहते हैं। इसलिए एल्गोरिदम को हराने की कोशिश मत करो। उसकी जगह ऐसा कंटेंट बनाओ जिसे लोग सच में देखना पसंद करें। अगर आपकी वीडियो क्लिक भी प्राप्त करती है और दर्शकों को लंबे समय समय तक जोड़े रखती है, तो एल्गोरिदम खुद आपकी मदद करेगा। मैं ये कहता हूँ कि एल्गोरिदम कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है, ये केवल दर्शकों के व्यवहार को समझकर उन्हें बेहतर अनुभव देने की कोशिश करता है। और जो क्रिएटर दर्शकों को महत्व देते हैं, उन्हें लंबे समय में इसका फायदा जरूर मिलता है। यूट्यूब पर चैनल शुरू करते समय सबसे बड़ी गलती जो नए क्रिएटर ज़्यादातर करते हैं, वो है बिना सोचे समझे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना। शुरुआत में ये ठीक लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक ग्रोथ के लिए आपको एक सही नीच चुनना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि सही नीच आखिर होता क्या है? सीधी भाषा में कहें तो नीच का मतलब है वह खास विषय या कैटेगरी जिसके आसपास आपका पूरा कंटेंट घूमेगा, जैसे कि टेक, एजुकेशन, फिटनेस, गेमिंग, फाइनेंस, ब्लॉगिंग, मोटिवेशन और एक्सेट्रा आदि। लेकिन सिर्फ इसलिए कोई नीच मत चुन लेना क्योंकि इसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। सही नीच चुनने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला है पैशन, रुचि। सबसे पहले खुद से पूछो कि तुम्हें किस विषय में सच में दिलचस्पी है, क्योंकि अगर आपको किसी टॉपिक में मज़ा ही नहीं आता, तो कुछ वीडियो बनाने के बाद आप बोर हो जाओगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। मान लो किसी की गेमिंग पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ व्यूज़ देखकर उसने गेमिंग चैनल शुरू कर दिया। कुछ समय बाद कंटेंट बनाना उसके लिए एक बोझ बन के रह जाएगा। इसलिए ऐसा विषय चुनो जिसके बारे में बात करना या सीखना तुम्हें अच्छा लगता हो। और है दूसरा है प्रोफिशिएंसी, ज्ञान या अनुभव। सिर्फ रुचि होना काफ़ी नहीं है, आपको उस क्षेत्र की बेसिक समझ भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट ही हो, लेकिन आप दर्शकों को कुछ वैल्यू ज़रूर दे पाओ। अगर आपके पास किसी विषय में अनुभव है, तो आप बेहतर कंटेंट बना पाओगे। उदाहरण के लिए अगर आपने कई साल फिटनेस की है, तो फिटनेस कंटेंट बनाना आपके लिए आसान होगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो आप उससे जुड़ा कंटेंट भी बना सकते हो। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, कमाई की संभावना। तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़ है उस नीच में कमाई की संभावनाएँ कैसी है। कुछ नीच में दर्शक तो बहुत होते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के विकल्प सीमित होते हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में एड रेवेन्यू के अलावा स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विसेज जैसी कई इनकम स्ट्रीम्स भी मौजूद होती हैं। अगर आप यूट्यूब को सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि भविष्य के करियर के विकल्प के रूप में देख रहे हो, तो इस पॉइंट को नज़रअंदाज मत करना। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ रखो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, जिसमें तुम्हें कुछ ज्ञान या अनुभव हो और जिसमें अच्छी कमाई की भी संभावना हो। जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, वहीं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा नीच बन सकता है। बहुत से लोग इंटरनेट पर टॉप 5 वायरल नीच, टॉप 4 वायरल नीच जैसी वीडियो देखकर अपना फैसला लेते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी नीच में मत घुस जाना क्योंकि किसी और को उसमें सफलता मिली है। अगर उस विषय में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो लंबे समय तक टिकना मुश्किल होगा। याद रखो, यूट्यूब कोई 10 दिन का गेम नहीं है। यहाँ सक्सेस पाने के लिए महीनों और कभी कभी सालों तक लगातार काम करना पड़ता है। इसलिए ऐसा नीच चुनो जिसमें तुम्हें खुद काम करने में मजा आए। जब तुम्हारा नीच तय हो जाए, तब अगला कदम ये समझना होगा कि उस मार्केट में क्या चल रहा है, लोग किस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं और ये कौन से वीडियो सबसे बेटर प्रदर्शन कर रहे हैं। यही हमें ले जाता है अगले चैप्टर की तरफ, मार्केट रिसर्च। जब आपका नीश तय हो जाए, तो अगला कदम ये होता है कि मार्केट रिसर्च। बहुत से नए क्रिएटर इस स्टेप को स्किप कर देते हैं और सीधे साधे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हो, तो ये स्टेप बेहद ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च का मतलब है कि ये समझना आपके नीच में किस तरह का कंटेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं और दूसरे सफल क्रिएटर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपने नीच से जुड़े 10-15 चैनल की एक लिस्ट बनाओ। इनमें छोटे और बड़े दोनों तरह के नए क्रिएटर शामिल होने चाहिए। अब इन चैनलों को ध्यान से ऑब्जर्व करो।
कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूज़ ला रहे हैं, किन टॉपिक्स पर लोग ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वीडियो की लंबाई कितनी है, थंबनेल किस तरह के हैं, टाइटल लिखने का पैटर्न क्या है। ये सब देखकर आपको अपने मार्केट की स्पष्ट समझ मिलने लगेगी। अगर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है जिसे आउटलेयर वीडियो कहा जाता है। आउटलेयर वीडियो वे वीडियो होती हैं जो किसी चैनल के समान प्रदर्शन से कई गुना बेहतर प्रदर्शन करती हैं। मान लो किसी चैनल की अधिकतर वीडियो पर 30,000 से 40,000 व्यूज आते हैं, लेकिन एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ गए। ऐसे में ये वीडियो एक आउटलेयर मानी जाएगी। ऐसी वीडियो को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वे आपको ये सिग्नल देती हैं कि दर्शकों को किस तरह का कंटेंट ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, उसका मतलब कॉपी करना नहीं है, आपको केवल इंस्पिरेशन लेनी है। मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। अगर किसी वीडियो का फॉर्मेट अच्छा काम कर रहा है तो आप उसी आइडिया को अपने अनुभव, अपने स्टाइल और अपने दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत कर सकते हो। ये तरीका बहुत से सफल क्रिएटर इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों की सफल रणनीतियों मतलब स्ट्रेटजी को समझते हैं, लेकिन अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। मार्केट रिसर्च करते समय एक अलग यूट्यूब अकाउंट का इस्तेमाल करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आप लगातार अपने नीच से जुड़ी वीडियो देखोगे तो यूट्यूब पर रिकमेंडेशन सिस्टम भी उसी तरह का कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। इससे नए ट्रेंड्स और संभावित वीडियो आइडियाज ढूंढना आसान हो जाएगा। एक और गलती जो नए लोग करते हैं वो ये है कि वे सोचते हैं कि उन्हें बिल्कुल यूनिक आइडिया चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि यूट्यूब पर लगभग हर टॉपिक पहले से मौजूद है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे प्रस्तुत करते हो, दिखाते हो। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कहानी सुनाने की शैली और आपकी प्रेजेंटेशन ही आपको दूसरों से अलग बनाती है, डिफरेंट। इसलिए हर बार पूरी तरह नया आइडिया खोजने में समय बर्बाद मत करो। इसके बजाय ये समझो कि कौन से टॉपिक्स काम कर रहे हैं, लोग किस तरह की वीडियो पसंद कर रहे हैं और आप उस विषय को बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत दिखा सकते हो। जब आप लगातार मार्केट रिसर्च करते रहोगे तो आपको वीडियो आइडियाज की कभी कमी महसूस नहीं होगी, और यही रिसर्च आगे चलकर आपके पहले वायरल वीडियो की नींव बन सकती है। प्रैक्टिस चैनल और वीडियो क्रिएशन स्किल्स। अब तक आपने अपना नींव चुन लिया है और मार्केट रिसर्च करना भी सीख लिया है, लेकिन इससे पहले कि आप अपना मेन चैनल शुरू करो, एक बहुत ज़रूरी कदम बाकी है, प्रैक्टिस चैनल बनाना। ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही परफेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पहली वीडियो ही वायरल हो जाए, लेकिन सच ये है कि शुरुआत में किसी की भी वीडियो परफेक्ट नहीं होती। इसलिए एक प्रैक्टिस चैनल बनाना काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस चैनल का उद्देश्य व्यूज लाना नहीं होगा, इसका मकसद होगा सिर्फ इतना कि आप वीडियो बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझ सको और ज़रूरी स्किल्स इम्प्रूव कर सको। इस दौरान आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी या उस पर कितने व्यूज़ आएंगे। अगले 1 महीने तक लगातार कंटेंट बनाने पर ध्यान दो। अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाना चाहते हो तो कोशिश करो कि हर हफ्ते में कम से कम 1-2 वीडियो या 3 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जरूर लाओ। और अगर आपका फोकस शॉर्ट्स पर है तो हफ्ते में कम से कम 7-8 शॉर्ट्स बनाने का लक्ष्य रखो। बहुत लोग कहते हैं कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। ये बात कुछ हद तक भी सही है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बिल्कुल नया होता है तब उसके पास वह एक्सपीरियंस नहीं होता जिससे वह शुरुआत से ही बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट बना सके। ऐसे में सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। लगातार अभ्यास करने से आपको पूरे वीडियो क्रिएशन वर्क फ्लो की समझ आने लगेगी और मेन चैनल शुरू करते समय आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि एक वीडियो बनाने के मुख्य स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। पहला है स्क्रिप्ट राइटिंग। वीडियो बनाने का पहला चरण है स्क्रिप्ट तैयार करना। अगर आप बिना किसी तैयारी के सीधे कैमरे के सामने बैठ जाओगे तो बहुत संभावना है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलना है। इसलिए शुरुआत में स्क्रिप्ट लिखना बेहद मददगार साबित हो सकता है। स्क्रिप्ट की मदद से आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हो और दर्शकों तक अपने संदेश
स्पष्ट तरीके से पहुंचा सकते हो। समय के साथ आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल भी बेहतर हो जाएगी। दूसरा है रिकॉर्डिंग। अगला चरण है रिकॉर्डिंग। शुरुआत में आपकी आवाज, बोलने का तरीका या कैमरे के सामने आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह नॉर्मल है। जितना ज्यादा आप रिकॉर्डिंग करोगे उतना ही बेहतर प्रदर्शन करने लगोगे। अगर आप फेस कैम कंटेंट बनाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आई कंटेंट और बॉडी लैंग्वेज भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। तीसरा है वीडियो एडिटिंग। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद आता है एडिटिंग का चरण। ये वही प्रक्रिया है जहां आपकी रॉ फुटेज एक आकर्षक वीडियो में बदलती है। शुरुआत में एडिटिंग मुश्किल लग सकती है, लेकिन बेसिक कट, टेक्स्ट, ट्रांजिशंस और बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी चीजें सीखना इतना कठिन नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत में अत्यधिक जटिल एडिटिंग बहुत मुश्किल सीखने की कोशिश मत करो। पहले बेसिक्स पर ध्यान दो। जैसे अनुभव बढ़ेगा आप एडवांस तकनीकों को भी आसानी से सीख जाओगे। चौथा है थंबनेल डिजाइनिंग। वीडियो अपलोड करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है थंबनेल। कई बार शानदार वीडियो होने के बावजूद लोग उस पर क्लिक नहीं करते क्योंकि उसका थंबनेल आकर्षक नहीं होता। इसलिए थंबनेल डिजाइन करना सीखना भी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत में आप आसान टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी डिजाइनिंग स्किल को बेहतर बना सकते हो। याद रखो, थंबनेल और टाइटल मिलकर तय करते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा या नहीं। प्रैक्टिस का असली महत्व, प्रैक्टिस चैनल का उद्देश्य सफल होना नहीं है, उसका उद्देश्य है सीखना। अगर आपको आपकी गलतियां पूरी करने की पूरी आजादी होती है, क्योंकि हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। जब आप एक महीने तक लगातार कंटेंट बनाते रहोगे, तब तक आप स्क्रिप्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और थंबनेल डिजाइनिंग जैसी स्किल्स में भी काफी सहज हो जाओगे। और जब आखिरकार आप अपना मेन चैनल शुरू करोगे, तब आपके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि आवश्यक अनुभव भी होगा। यही अनुभव आपको बाकी शुरुआती क्रिएटर से अलग बनाएगा। अपना मेन यूट्यूब चैनल कैसे सेटअप करें? अब तक आपने प्रैक्टिस चैनल के जरिए जरूरी स्किल्स सीख ली हैं, इसलिए अब समय आ गया है अपना मेन यूट्यूब चैनल बनाने का। सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कई जीमेल अकाउंट हों, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अलग और नया जीमेल इस्तेमाल करें। इसका फायदा ये होगा कि आपका पूरा यूट्यूब से जुड़ा काम व्यवस्थित रहेगा। साथ ही सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये एक अच्छा फैसला होता है। जीमेल तैयार होने के बाद यूट्यूब ओपन करो। ऊपर दाईं तरफ दिखाई देने वाले प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करो। वहां से क्रिएट चैनल का विकल्प चुनो। अब आपको अपने चैनल का नाम दर्ज करना होगा। चैनल नाम कैसे चुने? बहुत से लोग इस स्टेप पर जरूरत से ज्यादा समय खर्च कर देते हैं। सच्चाई ये है कि शुरुआत में आपका चैनल नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि आपका कंटेंट। फिर भी कोशिश करो कि नाम याद रखने में आसान हो, बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो और आपके नीच से जुड़ा हो या आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को दर्शाता हो। अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो YouTube आपको चैनल नेम बदलने का विकल्प भी देता है। प्रोफाइल पिक्चर और बैनर। अब बारी आती है आपके चैनल की पहचान बनाने की। इसके लिए आपको एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर और चैनल बैनर जोड़ना चाहिए। अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो अपनी साफ और प्रोफेशनल फोटो इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आप फेसलेस चैनल चला रहे हो तो अपने नीच से जुड़ा कोई आकर्षक लोगो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चैनल बैनर में आप अपने कंटेंट के बारे में एक छोटा परिचय दे सकते हो, ताकि नए दर्शकों को तुरंत समझ आ जाए कि आपका चैनल किस विषय से संबंधित है। चैनल डिस्क्रिप्शन लिखना। अब आपको अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन भी तैयार करना चाहिए। यहाँ बहुत लंबा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, तो इजी शब्दों में ये बताओ कि आपका चैनल किस बारे में है, दर्शकों को यहाँ क्या सीखने या क्या देखने को मिलेगा, और उन्हें आपके चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए। एक स्पष्ट और प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन आपके चैनल की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। ऑडियंस सेटिंग। अब चैनल सेटिंग में जाकर आपको ये तय करना होगा कि आपका कंटेंट बच्चों के लिए बनाया गया है या नहीं। अगर आप सामान्य कंटेंट बना रहे हो जैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, ब्लॉग, तो आपको नो दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स का विकल्प चुनना चाहिए। लेकिन अगर आपका कंटेंट खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए है जैसे नर्सरी राइम्स, कार्टून्स, टॉय रिव्यूज, तो आपको यस इट्स मेड फॉर किड्स चुनना होगा। इस सेटिंग को सही तरीके से भरना बेहद जरूरी है। फीचर एलिजिबिलिटी। इसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी सेक्शन को जरूर चेक करो, जहाँ यूट्यूब आपको बताता है कि आपके चैनल में कौन कौन से फीचर उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हो सकते हैं वीडियो अपलोड करना, लाइव स्ट्रीम करना, लंबे वीडियो पोस्ट करना, कस्टम थंबनेल लगाना। कुछ फीचर तुरंत मिल जाते हैं
जबकि कुछ के लिए अकाउंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। फ़ोन वेरिफिकेशन, अगर आपने अभी तक अपना चैनल वेरीफाई नहीं किया है तो इस प्रक्रिया को जल्द के जल्द पूरा कर लेना चाहिए। फ़ोन वेरिफिकेशन के बाद आपको कई अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कस्टम थंबनेल्स, लॉन्गर वीडियो अपलोड लिमिट्स और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रिएटर फीचर्स। इसलिए ये कदम बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। परफेक्शन के पीछे मत भागो। बहुत से लोग चैनल सेटअप के दौरान छोटी छोटी चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि वे महीनों तक पहला वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाते। वे सोचते रहते हैं कि लोगो और बेटर होना चाहिए, बैनर और आकर्षक दिखना चाहिए, चैनल नेम और शानदार होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि दर्शक आपके बैनर को नहीं देखने आते, वो आपके कंटेंट के लिए आते हैं। इसलिए सेटअप को जितना ज़रूरी हो उतना समय दो, लेकिन उसे अपनी प्रकृति का दुश्मन मत बनने दो। अब आगे क्या? अगर आपने जीमेल तैयार कर लिया, चैनल बना लिया, प्रोफाइल और बैनर सेट कर लिया, सेटिंग पूरी कर ली और वेरिफिकेशन भी कर लिया, तो बधाई हो, आपका मेन यूट्यूब चैनल अब पूरी तरह तैयार है। अब आपके पास सिर्फ एक काम और बचता है, वीडियो अपलोड करना और लगातार बेहतर कंटेंट बनाते रहना। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, पहली ऐसी वीडियो कैसी बनाई जाए जो आपके चैनल की तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करे। और यही हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। अपना पहला वायरल वीडियो कैसे बनाएं। अब तक आपने अपना मेन चैनल तैयार कर लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पहली ऐसी वीडियो कैसे बनाई जाए जो आपके चैनल को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि YouTube पर वायरल वीडियो का मतलब आखिर होता क्या है। बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि अगर किसी वीडियो पर लाखों व्यूज आ जाएं तभी उसे वायरल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वायरल होने की कोई तय संख्या नहीं होती। वायरल होने का मतलब है हर चैनल के लिए अलग हो सकता है। मान लो किसी छोटे क्रिएटर की वीडियो पर आमतौर पर 1000 व्यूज आते, अगर अचानक उसकी वीडियो पर 2 लाख व्यूज तक पहुंच जाती है तो उसके लिए वह वीडियो वायरल मानी जाएगी। वह किसी बड़े क्रिएटर के लिए जिसके हर वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं, 1 लाख व्यूज शायद खराब प्रदर्शन माना जाए। इसलिए वायरलिटी को हमेशा अपने चैनल के औसत प्रदर्शन के अनुसार समझना चाहिए। वायरल वीडियो बनाने का सही तरीका। बहुत से नए क्रिएटर वायरल होने के चक्कर में किसी भी ट्रेंड के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन सिर्फ एक ट्रेंडिंग टॉपिक चुन लेना सफलता की गारंटी नहीं है। आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी होगी जो पहले से काम कर चुकी हो, और इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका है आउटलेयर मेथड। आउटलेयर मेथड क्या है? आउटलेयर वीडियोस वे वीडियोस होती हैं जो किसी चैनल के बाकी कंटेंट की तुलना में कई गुना बेहतर प्रदर्शन करती हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर भी उदाहरण के लिए अगर किसी चैनल की अधिकांश वीडियो पर 10,000 से 30,000 व्यूज आते हैं, लेकिन एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज हासिल हो गया, तो वह एक आउटलेयर है। ऐसी वीडियो आपको ये सिग्नल देती है कि दर्शकों को किस प्रकार का कंटेंट विशेष रूप से पसंद आया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। आउटलेयर मेथड का मतलब कॉपी करना नहीं है। आपको केवल ये समझना है कि उस वीडियो में ऐसा क्या था जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जैसे उसका टॉपिक, उसकी प्रस्तुति, उसकी पैकेजिंग, यह समस्या को समझाने का तरीका। फिर आपको उसी सिद्धांत को अपने स्टाइल में लागू करना है। वीडियो आइडिया कैसे चुनें? वीडियो आइडिया चुनते समय खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये टॉपिक मेरे दर्शकों के लिए उपयोगी है? क्या इस विषय में लोगों की रुचि है? क्या इसी तरह के वीडियो पहले अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं? क्या मैं इसमें अपनी वैल्यू अलग जोड़ सकता हूँ? अगर इन सवालों के जवाब पॉजिटिव हैं तो वे आइडिया मजबूत हो सकता है। पैकेजिंग का महत्व ये है कि YouTube पर सिर्फ अच्छी वीडियो बनाना पर्याप्त नहीं है। अगर लोग आपकी वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे तो वे आपका कंटेंट कैसे देख पाएंगे? यहीं पर पैकेजिंग की भूमिका आती है। पैकेजिंग 2 चीजों से मिलकर बनती है, थंबनेल, टाइटल। एक आकर्षक थंबनेल और उत्सुकता पैदा करने वाला टाइटल लोगों को क्लिक करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ध्यान रहे क्लिक बैट और क्यूरियोसिटी में फर्क होता है। ऐसे वादे मत करो जिन्हें आपकी वीडियो पूरा ही ना करे, क्योंकि इससे दर्शक जल्दी वीडियो छोड़ देंगे, जिससे आपके रिटेंशन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। व्यूअर रिटेंशन पर ध्यान दो। जब कोई व्यक्ति आपकी वीडियो पर क्लिक करता है तो अगला चैलेंज होता है उसे अंत तक जोड़े रखना। उसके लिए जरूरी ये है कि शुरुआत में मजबूत हुक हो, वीडियो में
अनावश्यक बातें ना हो और दर्शकों को लगातार नई जानकारी या मनोरंजन मिलता रहे। अगर लोग लंबे समय तक आपकी वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब इसे पॉजिटिव संकेत मान सकता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार पहली वीडियो वायरल नहीं होती, दूसरी भी नहीं और शायद 10वीं बार भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत पूरी बेकार जा रही है। हर नई वीडियो आपको कुछ नया सिखाती है। कौन सा टाइटल बेहतर काम करता है, किस प्रकार के थंबनेल ज्यादा क्लिक आते हैं, दर्शक किस तरह के कंटेंट को अधिक पसंद करते हैं। यही अनुभव आगे चलकर आपकी सफलता की नींव बनता है। वायरल होने के पीछे मत भागो। आपका लक्ष्य सिर्फ वायरल होना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा कंटेंट बनाना होना चाहिए तो जो दर्शकों के लिए मूल्यवान है, क्योंकि लंबे समय तक वही चैनल सफल होते हैं जो अपने दर्शकों का विश्वास जीत लेते हैं। अगर आप लगातार सीखते रहोगे, सुधार करते रहोगे और डेटा के आधार पर फैसले लोगे तो वायरलिटी अपने आप आने लगेगी। याद रखने योग्य बातें, वायरल होने का कोई निश्चित व्यू नंबर नहीं होता। आउटलेयर वीडियो से सीखो लेकिन कॉपी मत करो। मजबूत थंबनेल और टाइटल पर काम करो। व्यूअर रिटेंशन बढ़ाने की कोशिश करो। लगातार कंटेंट बनाते रहो और परिणामों का विश्लेषण करो। अगर आपकी पहली वीडियो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करती तो निराश मत होना। यूट्यूब एक लंबी यात्रा है। जो लोग लगातार सीखते और प्रयास करते रहते हैं वही अंत में सबसे आगे निकलते हैं। यूट्यूब स्टूडियो और एनालिटिक्स को कैसे समझें? अब तक आपने कंटेंट बनाना, चैनल सेट करना और वायरल वीडियो की स्ट्रेटजी समझ ली है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक यूट्यूब पर सफल होना है तो आपको एक और चीज सीखनी होगी, यूट्यूब एनालिटिक्स को पढ़ना। बहुत से नए क्रिएटर से व्यूज देखकर खुश या दुखी हो जाते हैं, लेकिन असली कहानी डेटा के अंदर छिपी होती है। यूट्यूब स्टूडियो आपको वही डेटा दिखाता है जिसकी मदद से आप अपने चैनल को लगातार बेहतर बना सकते हैं। यूट्यूब स्टूडियो क्या है? यूट्यूब स्टूडियो एक ऐसा डैशबोर्ड है जहां से आप अपने चैनल को मैनेज कर सकते हो। यहीं से आप वीडियो अपलोड करते हो, कमेंट्स का जवाब देते हो, चैनल की परफॉर्मेंस देखते हो और ये समझते हो कि आपके दर्शक किस तरह का कंटेंट पसंद कर रहे हैं। अगर आप एनालिटिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डेटा के आधार पर फैसले ले पाओगे। पहला है ओवरव्यू टैब। जब आप किसी वीडियो की एनालिटिक्स ओपन करते हो तो सबसे पहले ओवरव्यू टैब दिखाई देता है। यहाँ आपको मुख्य आंकड़े देखने को मिलते हैं, जैसे कुल व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर में बढ़ोतरी और वीडियो की ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये सेक्शन आपको पूरी तस्वीर देता है कि आपकी वीडियो कैसा प्रदर्शन कर रही है। दूसरा है रीच टैब। रीच टैब आपको ये समझने में मदद करता है कि लोग आपकी वीडियो तक कैसे पहुंच रहे हैं। यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण मैट्रिक्स दिखाई देंगे। इम्प्रेशंस का मतलब है कि यूट्यूब ने आपकी वीडियो का थंबनेल कितनी बार लोगों को दिखाया। अगर इम्प्रेशंस कम है तो हो सकता है यूट्यूब अभी आपकी वीडियो को सीमित लोगों तक पहुंचा रहा है। क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर। सीटीआर बताता है कि थंबनेल देखने वाले लोगों में से कितने प्रतिशत लोगों ने आपकी वीडियो पर क्लिक किया। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वीडियो 100 लोगों को दिखाई गई और उनमें से 20 लोगों ने क्लिक किया तो सीटीआर 20% होगा। अगर सीटीआर अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपका थंबनेल और टाइटल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर सीटीआर कम है तो आपको अपनी पैकेजिंग में सुधार करने की जरूरत हो सकती है। ट्रैफिक सोर्सेस, ये सेक्शन दिखाता है कि आपके व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, जैसे यूट्यूब सर्च, सजेस्टेड वीडियोस, ब्राउज फीचर्स, एक्सटर्नल सोर्सेस, चैनल पेजेस आदि। अगर कोई व्यक्ति सर्च करके आपकी वीडियो तक पहुंचता है तो वह सर्च ट्रैफिक कहलाता है। अगर आपकी वीडियो किसी दूसरी वीडियो के नीचे दिखाई देती है, वहां से व्यूज आते हैं तो वो सजेस्टेड ट्रैफिक होता है। अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या गूगल जैसे बाहर के प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं तो वह एक्सटर्नल सोर्सेस के अंतर्गत गिने जाते हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हो कि आपकी ग्रोथ किस दिशा से आ रही है। तीसरा है एंगेजमेंट टैब। ये सेक्शन आपकी वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक को दिखाता है, वॉच टाइम और ऑडियंस रिटेंशन। वॉच टाइम ये बताता है कि आपकी वीडियो ने कुल कितना समय बिताया। जितना अधिक वॉच टाइम होगा उतना बेहतर संकेत माना जा सकता है। ऑडियंस रिटेंशन, ये ग्राफ दिखाता है कि वीडियो के किस हिस्से में दर्शक रुके और किस हिस्से में उन्होंने वीडियो छोड़ना शुरू कर दिया। अगर बहुत सारे लोग शुरुआत में ही वीडियो छोड़ रहे हैं तो हो सकता है आपका हुक
पर्याप्त मजबूत ना हो। अगर किसी विशेष हिस्से में अचानक गिरावट आती है तो संभव है कि वहाँ कंटेंट अवाऊ या अनावश्यक हो। यही डेटा आपको भविष्य की वीडियो बेहतर बनाने में मदद करता है। चौथा है ऑडियंस टैब। ऑडियंस टैब आपको अपने दर्शकों को समझने का अवसर देता है। यहाँ आपको जानकारी मिल सकती है कि आपके दर्शक किस देश से हैं, वे किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं और कितने लोग नए दर्शक हैं तथा कितने लोग लौटकर वापस आते हैं। अगर लोग बार बार आपके चैनल पर लौट रहे हैं तो ये पॉजिटिव संकेत है, आप वफादार ऑडियंस तैयार कर रहे हैं। एनालिटिक्स का सही उपयोग कैसे करें। बहुत से लोग एनालिटिक्स देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य आपको निराश करना नहीं है। एनालिटिक्स आपको फीडबैक देता है, ये बताता है कि क्या अच्छा काम कर रहा है, क्या सुधार की जरूरत है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हर वीडियो के बाद खुद से पूछो, क्या CTR अच्छा था, क्या लोगों ने वीडियो लंबे समय तक देखा, कौन सा ट्रैफिक सोर्स सबसे बेहतर रहा, अगली वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब आपकी ग्रोथ को तेज बना सकते हैं। डेटा से सीखो, भावनाओं से नहीं। कभी कभी कोई वीडियो उम्मीद से कम प्रदर्शन करती है, ऐसे समय में बहुत से क्रिएटर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन सफल क्रिएटर अलग तरीके से सोचते हैं। वो डेटा देखते हैं, गलतियों को पहचानते हैं और अगली वीडियो में सुधार करते हैं। यूट्यूब पर सफलता अक्सर एक वीडियो से नहीं बल्कि लगातार सुधार की प्रक्रिया से आती है। फाइनल मैसेज, अगर आपने इस पूरे रोड मैप को समझ लिया है तो अब आपके पास वह बुनियादी ज्ञान मौजूद है जिसकी मदद से आप अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू कर सकते हो। याद रखो, सही नीच चुनो, मार्केट रिसर्च करो, लगातार प्रैक्टिस करो, बेहतर कंटेंट बनाने में ध्यान दो, एनालिटिक्स से सीखो। सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी हार मत मान। शुरुआत में परिणाम धीमे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार सीखते और काम करते रहोगे तो समय के साथ आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हर बड़ा क्रिएटर कभी न कभी बिगनर ही था, उसने जीरो से ही शुरुआत किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने शुरुआत की और बीच रास्ते में रुकना नहीं चुना। अब ये कोर्स आपका कंप्लीट होता है। अब आपके पास यूट्यूब शुरू करने से और उसे आगे बढ़ाने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। सबसे महत्वपूर्ण कदम अब भी वही है जो शुरुआत में था, एक्शन लेना, क्योंकि बिना शुरुआत किए कोई भी चैनल कभी सफल नहीं बन सकता। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।